बाईपास सर्जरी अस्पताल के बाहर बोर्ड पर लिखी हुई 2 लाइन है। अस्पताल में बाईपास सर्जरी होती है दिल की, और 2 लाइन बोर्ड पर लिख रखी है उन्होंने। आप ध्यान से सुनिए क्या उपयोगिता है हमारे हास्यरस के कवियों की। वो लिखते हैं बोर्ड पर कि खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, खोल लेते दिल अगर हंस बोल कर यारों के साथ, हमको फिर ना खोलना पड़ता यूं औजारों के साथ। इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप खुद को अपने उत्सव में सम्मिलित कीजिए। मैं तब तक कविता पाठ करूंगा जब तक नया साल शुरू होगा। नया साल मनाएंगे साथ साथ, और फिर नए साल में सत्तन जी इस कवि सम्मेलन के हमारे शिखर पुरुष अंत में समापन करेंगे कवि सम्मेलन का। आदरणीय उठे, उधर जाके बैठे। विजय खेड़िया जी के हम सब कवि, हमारा पूरा कवि कुल बहुत आभारी है, क्योंकि वो इंदौर में उनका घर एक ऐसा संगम स्थल है। हिंदुस्तान के किसी भी कवि को कोई कष्ट हो, वो खेड़िया जी को फोन करेगा और उसका कष्ट समाप्त हो जाएगा। गाड़ी चाहिए तो, घर चाहिए तो, रोटी चाहिए तो, मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ पूरे कवियों का एक तीर्थ बन गया है विजय खेड़िया जी का घर। और यहाँ भी उनके अपने श्री देवेंद्र झुंझुनवाला जी ने बड़े मंदिर का काम, मैंने आज मंदिर पहली बार देखा। मैं बहुत पहले कभी आया था, तब मैं मंदिर में नहीं जा पाया था। पिछली बार राजकुमार जी ने बुलाया था, तब भी मंदिर के काम में दर्शन के लिए नहीं जा पाए थे। इतना भव्य मंदिर, उसमें बैठकर जितनी शांति मिलती है, उसमें घूमकर जितनी शांति मिलती है, मैं तो चाहता हूं कि भगवान इतनी शांति हिंदुस्तान के हर शहर को दे दे जो शांति रानी सती मंदिर में है। हमारी सारी समस्याओं का समाधान। मैं प्रारंभ होता हूं। मेरे बाद श्रद्धेय सत्तन जी आ जाए। आदरणीय, स्वागत है आपका। नहीं, वो महेंद्र अजनबी वाली बात याद आती है ना कि वो लठ वाले तो नहीं है। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय। जो जा रहे हैं उनका बहुत बहुत आभार। अब तक सब चले जाते तो हम तो खुशी हो जाते। आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, आज्ञा हो तो मैं भी छेड़ूं वीणा की झंकार व भय, और समय से कह दूं झूमे गाए वेग मल्हार व भय। मुझको मां शक्ति ने दी है प्राणों में हुंकार व भय, और विधाता ने सौंपी है अधरों को ललकार व भय। मैं तो मां वीणा पानी से केवल ज्ञान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान मांगता हूँ, जनगण मन की पीड़ा गाने का वरदान। मैं बहुत बार झुंझुनू आया हूँ। तुलसियान जी ने कभी बुलाया, कभी राजकुमार मोरवाल जी ने बुलाया, कभी संपत राम जी ने बुलाया। मेरे पास 2 तरह की कविताएं, थोड़ी सी मुश्किल कविताएं हैं। मैं 60 साल का हो गया तो थोड़ी सी मुश्किल कविता माने उम्र के लिहाज से पढ़े लिखों की कविताएं लिख ली। कुछ कविताएं ऐसी हैं जो आसानी से समझ में आ जाती हैं। मैं तय नहीं कर पा रहा कि मैं कैसी कविताएं सुनाऊं। एक मुश्किल कविता सुना दो अगर आप मेरा साथ दें तो, क्योंकि मैं नई कविता झुंझुनू में पढ़ना चाहता हूं। आपके विश्वास पर मैं अपनी सबसे नई कविता आपको सुनाने जा रहा हूं। मैं 38 साल से एक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये कविता कानून से संबंधित नहीं है। ये कविता अर्थ विज्ञान से संबंधित है। अर्थ विज्ञान मुझे आता नहीं, लेकिन मैंने पढ़ा इस कविता को लिखने के लिए। माताओं बहनों से मेरा निवेदन है, जो जाना चाहें जा सकती हैं, क्योंकि और अगर नहीं जाना चाहे तो बीच में कृपया नहीं। विजय खेड़िया, आप चाहें तो आप अपनी पसंद की कोई कविता बता सकते हैं, क्योंकि लिफाफा तो आप ही देंगे। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो मैं एक कविता, हमारे सभापति जी, हम बहुत आभारी हैं उनके। मैं चाहता हूं, उन्होंने जो अपना प्रारंभिक भाषण दिया था बहुत अच्छा हमें लगा, बहुत प्रेरणादायक उद्बोधन था उनका। उनको जाना है एक बार उनके सम्मान में, ये पूरा सदन तालियां बजाकर, जो रानी सती मंदिर का इतना बड़ा दायित्व संभालते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनका आभार मानते हैं कि उन्होंने। वैसे 12 बजे तक झुंझुनवाला जी ने इस कवि सम्मेलन को समाप्त करने की घोषणा की थी कि नया साल जैसे ही शुरू हो, लेकिन नए साल में सत्तन जी सुनाएंगे। हम पुराने साल से नए साल तक जाएंगे। इतने समय तक तय था ये कवि सम्मेलन, ये तो अब फालतू चलाया जा रहा है।
जो मुझे नहीं सुन पाए वो बाहर से मेरी सीडी ले जाएं। मुझे सुनने से नहीं बच सकते। मेरी सीडी सुने, पड़ोसी को सुनवाएं, खुद भी दुखी हो और पड़ोसियों को भी करें। अब मैं पढ़ूं साहब, एक बार बता दीजिए मुझे। मैं एक काले धन पर मुश्किल कविता पहले सुना रहा हूं, फिर इसके बाद आपको आसान आसान कविता सुना दूंगा। काला धन हिंदुस्तान की गरीबी का कारण है। अगर हिंदुस्तान के लोगों का काला धन विदेशों में जमा नहीं होता तो हिंदुस्तान गरीब देश नहीं होता। आप कहेंगे ये कैसे? एक मिनट में मैं समझा दूं कि काला धन विदेशों में जमा करने से देश की गरीबी कैसे बढ़ती है। और क्योंकि देश की गरीबी ही देश का सबसे बड़ी समस्या है। देश की समस्या आतंकवाद नहीं है। जिस दिन सरदार पटेल जैसा आदमी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन जाएगा, 24 घंटे में आतंकवाद पर काबू पा लिया जाएगा। केवल 24 घंटे लगेंगे इस बात के लिए। लेकिन भूख देश की बड़ी समस्या है, गरीबी देश की बड़ी। 80 करोड़ लोग गरीब लोग देश में जीते, 26 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे। और योजना आयोग बताता है कि कोई 22 रुपए कमा ले तो उसको गरीब मानने को तैयार नहीं। भारत सरकार का योजना आयोग 22 रुपए रोज कमाने वाले को गरीब मानने को तैयार नहीं है, उसका बीपीएल कार्ड नहीं बनता। मैंने सारे एमपीओ को चिट्ठी लिखी है कि एक दिन 22 रुपए में जिंदा रह के दिखाओ। एक दिन जियो तो सही, 22 रुपए में कैसे जिया जाता है? एक भिखारी भी जो भीख मांगता है एल्युमिनियम का कटोरा लेकर चौराहे पर, वो भी जब एल्युमिनियम का कटोरा खरीदता है तो भारत सरकार को टैक्स देता है। लेकिन जो देश के अमीर लोग अपने पैसे को विदेशों में किराए पर जमा कर देते हैं, एक कारण समझना आप, और समझ जाओ तो पूरा सदन तालियों से बताना। दुनिया के गरीब देशों के अमीर लोग अपने पैसे को यूरोप में किराए पर रखते हैं। 1 लाख रुपया यूरोप में जमा करोगे तो 1 साल का 15,000 रुपया किराया देना पड़ेगा, ब्याज तो मिलेगा ही नहीं। दुनिया के गरीब देशों के अमीर लोग अपने पैसे को यूरोप में किराए पर रखते हैं और यूरोप उसी पैसे को गरीब देशों को ब्याज पर देता है। हम गरीब होते चले गए, वो अमीर होते चले गए। ये हिंदुस्तान के काले धन की व्यवस्था है। मैं इस पर एक कविता सुनाता हूँ। मैं रिस्क ले रहा हूँ महेंद्र अजनबी के कहने पर। उसने दामनी पर बहुत 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 श्रेष्ठ कविता सुनाई। मैं अभी तक वहीं तक ठहरा हुआ हूँ उस कविता के आसपास, लेकिन थोड़ा दूसरे विषय पर एक कविता सुनिएगा। अदरणीय आ जाओ, बैठ जाओ, फोटो फोटो लो, पोज बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। एक बार बस साथ दीजिएगा। एक मुश्किल कविता सुनाने की हिम्मत इसलिए कर रहा हूं कि हमारे राजकुमार जी ये ना समझें कि हरिओम पवार आए और पुरानी कविता सुना के चले गए। पुरानी कविता कोई नहीं सुनाऊंगा, आपको जो सुनाऊंगा वो सुनाऊंगा जो मैंने झुंझुनू में आज से पहले कभी नहीं पढ़ा। मैं अदना सा कलमकार हूं घायल मन की। मुझे घूमते फिरते देखोगे तो मेरा सर घूमेगा साहब। आप जाएं और तेज चले, 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर। मुझ पर ऐसा ही हादसा आता है। अरुण तो गायब हो गया होगा, उसने सोचा मैं तो जमीन लिया, अब क्या बैठने का करो। मैं अदना सा कलमकार हूं घायल मन की आशा का। मैं अदना सा कलमकार हूं घायल मन की आशा का। मैं कोई मर्मज्ञ नहीं हूं छंदों की परिभाषा का। जो यथार्थ में दिख रहा है मैं उसको लिख देता हूं। कोई घायल चीख रहा है मैं उसको लिख देता हूं। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। भूखे बच्चों को। मेरा उत्साह बढ़ाते रहिए। मैं इस कविता के माध्यम से केवल कानों तक नहीं पहुंचना चाहता, आपके दिल पर छपना चाहता हूं। मैंने 60 साल की उम्र के बाद जो लिखा है वो इस आशा में लिखा है कि ये कानों के लिए नहीं है, ये दिल पर छपने के लिए है। और मैं रानी सती मंदिर के सौजन्य के इस कवि सम्मेलन में ये प्रसाद, नूतन वर्ष का ये प्रसाद लेके ये एहसास जीना चाहता हूं कि मैं आपके दिलों तक पहुंच सका। बस मैंने भूखों को रातों में तारे गिनते देखा है। भूखे बच्चों को कचरे में खाना चुनते देखा है। मेरा वंश निराला का है, स्वाभिमान से जिंदा हूँ। काले धन और निर्धनता पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। काले धन और निर्धनता पर मन ही मन शर्मिंदा हूँ। मैं शबनम चंदन के गीत नहीं गाता। मैं शबनम चंदन के गीत नहीं गाता। अभिनंदन बंधन के गीत नहीं गाता। दरबारों के सत्य बताता फिरता हूँ। काले धन के तथ्य बताता फिरता हूँ।
जीते हुए लोग हैं, किसी भी पार्टी के हों, सरकार चला रहे हैं, नेता वही है। लोकतंत्र यही कहता है और मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो मैं शिकायत कर रहा हूं बस वो समझना। जिनके सर पर राज मुकुट है वे सरताज हमारे हैं, कल का कोई पता नहीं पर नेता आज हमारे हैं। इसीलिए सत्ताधीशों से केवल एक निवेदन था, काले धन का लेखा जोखा देने का आवेदन था, क्योंकि भूख गरीबी का एक कारण काला धन भी है। फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सामन भी है, फुटपाथों पर पली जिंदगी का हारा सामन भी है। रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोपड़ियों पर, चार पंक्ति पढ़ता हूँ और सदन के एक एक व्यक्ति का समर्थन चाहता हूँ, आप तक मेरी बात पहुंच जाए तो। रोज कहर के बादल फटते हैं टूटी झोपड़ियों पर, कोई संसद बहस नहीं करती भूखी अंजड़ियों पर। निर्धनता का आलम देखो जाकर काला हांडी में, माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में। माँ बेटी को बेच रही है, माँ बेटी को बेच रही है दिहाड़ी में, माँ बेटी को बेच रही है दिन की एक दिहाड़ी में। जो भी सिंहासन पर आए अहंकार में झूल गए, काले धन के साम्राज्य से आंख मिलाना भूल गए। कलमकार तो काले धन के काले पर्दे खींचेगा, आहें आंसू देखेगा तो चिल्लाएगा चीखेगा। झोपड़ियों को सौ आंसू रोज रुलाना बंद करो। और एक पंक्ति में 65 साल की अर्थनीति गा रहा हूं, मुझे नहीं पता झुंझुनू के लोग समझेंगे कि नहीं, लेकिन समझ जाओ तो तालियों का आकाश उठाना। 65 साल की अर्थनीति एक पंक्ति में गाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनना। झोपड़ियों को सौ आंसू रोज रुलाना बंद करो, झोपड़ियों को सौ आंसू रोज रुलाना बंद करो। सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें रखकर। अनु सपन जी आप भी तालियां बजाओ, मैंने आपके उन गीतों पर तालियां बजाई जो मेरी समझ में नहीं आए। कम से कम बदला तो चुका हो कब सम्मेलन। अब आप कहोगे क्यों आपकी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं? आपकी समझ में आ भी नहीं सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। इसलिए नहीं समझ में आ सकते हैं कि ये उन लोगों का काम है जो गृहस्थ हैं, तुम्हारी तो हुई नहीं। तो क्या जानो कि श्रृंगार क्या होता है। सत्तन जी कुछ लोगों की इसलिए नहीं हुई कि कुछ लोगों ने कई कई कर ली। क्या मतलब है, कई कई जो कम वाले होते हैं वो कई कई कर लेते हैं भगवान से। लेकिन कोई बड़ा काम नहीं है सत्तन जी। एक शादीशुदा भगवान जी के पास गया, हो सकता है आप भी हो, अच्छा, और जाके पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना की, पूजा अर्चना की। भगवान जी खुश हो गए, उसने कहा भाई तूने बहुत पूजा अर्चना की है, चल एक मन्नत मांग ले। तो सत्तन जी छूटते ही बोले मुझे कुंवारा कर दो। अब भगवान जी की आंखें लाल हो गई, उसने कहा सत्तन जी मैंने आपसे मन्नत मांगने के लिए कहा था, जन्नत मांगने के लिए नहीं कहा था। इसलिए तुमने पहले से जन्नत मांग लगी। हम तो जन्नत में रहते हैं, हमें कोई चिंता ही नहीं है। जिसकी शादी नहीं होती वो एक बार देश का प्रधानमंत्री और एक बार देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है, मैं ये जानता हूँ। आप इस बात में जोरदार तालियां बजाइए। ये कुर्ता कोई मैंने कब सम्मेलन के लिए सिलवा रखा है? ऐसा नहीं है भैया, लोग इसीलिए तुम्हें भीष्म पितामह कहते हैं कि कभी सम्मेलनों में, ताकि तुम अपने इस व्रत का निर्धारण करो। बाकी तुम जैसे लोगों को जी मैं तो सोचता था लोगों को एक ही सुविधा मिलती है जीवन में कि वो खटिया के दोनों तरफ से उतर लेते। मैं तो ये सुविधा जीवन पर उठाऊंगा, लेकिन सत्तन जी आपने मुझे भीष्म पितामह कहा, मैं तो सोचता था मध्य प्रदेश में कुछ समझदार लोगों को मंत्री बनाया जाता होगा। अच्छा आपने भी ताली बजा दी मुझे भीष्म पिता कहने पर। आप थोड़ी देर मेरी बात सुनना। आप जानते हो भीष्म क्यों रहे कुंवारे? उसका बूढ़ा बाप बुढ़ापे में एक और करना चाहता था। ये सच्चाई है इतिहास की। भीष्म इसलिए कुंवारे रहे कि भीष्म के पिता शांतनु बुढ़ापे में एक और शादी करना चाहते थे, और जिससे करना चाहते थे उसकी शर्त ये थी कि उसकी कोख की संतान ही हस्तिनापुर की राजगद्दी की मालिक बनना चाहिए। ये केवल तब संभव था जब भीष्म कुंवारे रहते। तो भीष्म ने अपने बूढ़े पिता की बुढ़ापे में एक और शादी की इच्छा पूरी करने के लिए कुंवारे रहने का व्रत लेना पड़ा। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं सत्तन जी को अपने पिता के समान ही समझता हूं। छेड़ो। वाह, छेड़ो। आपने पिता क्या पपीता बना दिया। क्या पिता है,
सेब नहीं बनाया, ये मेरी मेहरबानी नहीं मानते? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कम से कम वो दूसरी वाली है, किधर दिखाओ तो सही। वो शांतनु ने खुद खोजी थी, ये तो आप ही का काम है। ये मेरा काम नहीं है, मैं तो प्रतिज्ञा कर सकता हूँ, फिर तुम खोजो शांतनु। हाँ ठीक है। मैं कलमकार तो काले धनके का। आप मेरे साथ जुड़ जाइए तो हम हंसी में बीच में, इसलिए मैं एक गंभीर कविता पढ़ूंगा। बीच में आप हल्के होते रहे ताकि आपका, देखिए जितना उत्साह आप दिखाओगे मैं उतने उत्साह से आप तक पहुंच जाऊंगा, यह मेरा विश्वास रखिए। मैं काले धन पर पूरा एक कंसेप्ट लेके आया हूं। मैंने काले धन पर किसी आंदोलन के लिए कविता नहीं लिखी थी, लेकिन इस देश में काले धन पर आंदोलन मेरी कविता लिखने के बाद हुआ। इसीलिए आज लाल कुर्ता पहन के आया हो तुम, काले वाला नहीं पहरा। मुझे कुछ नहीं कहना, ज्यादा कहूंगा तो मैं सद्दाम हुसैन बनूंगा क्या? बढ़िया क्यों छितवाई मैंने अपनी ज्यादा। और फिर एक बात और भी है, मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मैं 38 साल से एक विश्वविद्यालय में कानून पढ़ा रहा हूँ, तो आप समझ गए होंगे एक कभी पढ़ा लिखा भी है। तो कम से कम पढ़े लिखे आदमी को उस आदमी के से बहस नहीं करनी चाहिए जिसका मानसिक स्तर उसके लिखा हुआ तो सभी पढ़ लेते हैं, और जो लिखा हुआ पढ़ लेते हैं वो बड़े लिखे होते हैं, लेकिन वो सबसे बड़े होते हैं जो लिखा पढ़े। ये पढ़े लिखे। बोलो सत्यनारायण की। चलिए पढ़िए। अच्छा नंग बड़ा प्रोफेसर से। काले धन के कलमकार तो काले पर्दे की। मेरा साथ देना बस। अब मैं सत्यन जी से डरता बहुत हूं, मैं करूं क्या, क्योंकि परम विद्वान है, बहुत सत्यवादी आदमी है, और हमारे पहले है राजनीति के बाद में। राजनीति के बड़े पदों पर रहने के बावजूद वो हिंदुस्तान के मंचों पर कविता के सच्चे समर्थक बनकर जिए, इसलिए हम सब कवियों के प्रणम में हैं, हम सब कवियों का आदर करते हैं। कालंकार तो काले धन के काले पर्दे खींचेगा, आहें आंसू देखेगा तो चिल्लाएगा चीखेगा। झोपड़ियों को 100 आंसू रोज रुलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो। काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है। और एक पंक्ति मैंने बहुत दूर की सोची है, बहुत दूर की बात लिखी है। आप समझ जाओ तो मुझे बताना कि आप समझ गए, बस मैं ये चाहता हूं कि मेरी इस पंक्ति को समझा जाए। कलमकार तो काले धन के काले पर्दे खींचेगा, आहें आंसू देखेगा तो चिल्लाएगा चीखेगा। झोपड़ियों को 100 आंसू रोज रुलाना बंद करो, सेंसेक्स पर नजरें रखकर देश चलाना बंद करो। काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है, काले धन पर पूरी संसद मौन साध कर बैठी है। शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है। शुक्र मनाओ जनता अब तक हाथ बांध कर बैठी है। जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, जिस दिन भूख बगावत वाली सीमा पर आ जाती है, उस दिन भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाती है। उस दिन भूखी जनता सिंहासन को भी खा जाती है। मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, मैं झुग्गी झोपड़पट्टी का चारण हूँ, मैला ढोने वालों का उच्चारण हूँ, आंसू का अग्नि गंधा संबोधन हूँ, भूखे मरे किसानों का उद्बोधन हूँ। संवादों के देवालय को सब्जी मंडी बना दिया, संवादों के देवालय को सब्जी मंडी बना दिया। संसद में केवल कोलाहल शोर सुनाई देता है। काले धन का मौसम बादल घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम बादल घोर दिखाई देता है। आप सब इस कविता को पूरी कराना चाहते हैं, मैं आसान कविता शुरू कर दूं। सारा सदन बताए तालियों से इस कविता को पूरी कर। महेंद्र अजनबी में शर्ट जीत गया, उसने शर्ट लगाई थी, भाई साहब किसको काला धन सुनाओगे? मैंने कहा मैं उनको सुना रहा हूं जिनका है नहीं, वो नहीं सुनते जिनका है। अच्छा कई बार तो वो भी सुनते हैं कि ताली बजाओ वरना ये समझेगा हमारा है। काला धन वो धन है जिसका टैक्स चुराया जाता है, और कोई परिभाषा ब्लैक मनी की नहीं है। हुजूर बैठ जाओ, मैंने जिन सरकारों पे लिखा वो बैठ गई, अब मत उठना। एक बात समझ लो साहब, मैं बहुत बार आया हूं झुंझुनू, आप एक बात अब तक समझ जाने चाहिए। मैं वो कलम नहीं हूं जो बिक जाती हो दरबारों में, मैं शब्दों की दीप शिखा हूं अंधियारे चौबारों में, मैं वाणी का राजदूत हूं, सच पर मरने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत करने वाला हूं। मेरी कलम वचन देती है अंधियारों से लड़ने की, राजमहल के राजमुकुट के आगे तनकर लड़ने की।
मैं ऐसा गद्दार नहीं। वाह वाह। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूं, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। इसीलिए मैं इंकलाब के स्वर की एक निशानी हूं, गाते गाते अंगारा हूं, लिखते लिखते पानी। वाह 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 वाह। हुजूर आप किसकी तलाश में है वो नहीं आई आज, बैठ जाओ, आइए। ये शब्द है मारवाड़ी। मारवाड़ियों का देखिए साहब, मारवाड़ी दुनिया में कहीं भी गया, कहीं भी दुनिया में बाहर चला गया, लेकिन मारवाड़ उसके भीतर से बाहर कभी नहीं गया। मारवाड़ उसके भीतर। अब केशव देव मारवाड़ी को देखो, पत्नी की धोती का मुंडसा बना लिया। ये मारवाड़ी कर सकता है, और थोड़े कर सकते है। सम्मान की चीज है, मैंने भी तो सम्मान के लिए कहा आपसे। अच्छा आप समझते थे यार ये आपके सर पर नहीं होता तो आपका सम्मान कम हो जाता। हमारे औरों के सर पर नहीं, हमारा सम्मान कम हो रहा है जनता में। अच्छा मारवाड़ी को बताना क्यों पड़ा कि वो मारवाड़ी है? अगर कोई किसी के बाप के 4 बेटे हो तो वो कहते घूमते हैं क्या कि हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, हम भाई भाई हैं, और वो कहते घूम रहे हैं तो समझ लो है नहीं। इस देश में 1950 से ही गलत नारा लग रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। इस नारे में ही बेईमानी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में, हिंदू हिंदू के, मुसलमान मुसलमान के, आपस में भाई भाई है। एक दूसरे के कहां लिखा है? लिखा ही नहीं है, इसलिए है ही नहीं। होते तो क्या देश ऐसा होता? होते तो क्या इस देश में 47,000 दंगे हो गए होते? 47,000 दंगे हुए इस देश में। काला धन वो धन है जिसका टैक्स बचाया जाता है, अक्सर ये धन 7 समंदर पार छिपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश जलाती है, झोपड़पट्टी के बच्चों को खाली पेट सुलाती है। ये निर्धन के हिस्से की इमदादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है। बॉम्बे की फिल्मों की समाचार आते हैं कि एक सप्ताह में 100 करोड़ का व्यापार किया। उन फिल्मों के रिटर्न देखो 0। मैं आज तक नहीं समझा जब 100 करोड़ का व्यापार हुआ था तो रिटर्न कहां गए। और मैं एक जानकारी और लेके जा रहा हूं आपको, मां रानी सती के मंदिर के कार्यक्रम में खड़ा हूं। हिंदुस्तान की सरकार का 1 साल का बजट है 16 लाख करोड़। हिंदुस्तान की सरकार ने यही नहीं समझा कि हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में क्या है। 16 लाख करोड़ का बजट है और हिंदुस्तान के मंदिरों में मस्जिदों में 17 लाख करोड़ का चढ़ावा आता है। 17 लाख करोड़ का। अगर पूरी टैक्स कलेक्शन मशीनरी को बंद करके हिंदुस्तान की जनता से दान मांग लिया होता तो हिंदुस्तान की सरकार के पास 3 गुना पैसा सरकार चलाने के लिए हुआ होता। 3 गुना पैसा हुआ। केवल मंदिरों के आगे झोली फैला दे सरकार तो इस देश के मंदिरों का चढ़ावा हिंदुस्तान की सारी गरीबी को दूर कर सकता है। लेकिन किसी में इतनी ना नैतिक बल है ना इतनी हिम्मत है कि वो ईमानदार लोगों से आंख मिला सके, क्योंकि उनको तो घोटाले करने हैं। टूजी, ए राजा, कनिमोजी, लिखना भी नहीं जाता कितने लाख करोड़ का घोटाला है, मेरे से तो लिखना भी नहीं आता। इतना बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हुआ मैं कि वो मैं लिख के बता दूंगा कितने लाख करोड़ का घोटाला हुआ। पहले छोटे मोटे होते थे। एक 64 करोड़ का बोफोर्स घोटाला हुआ था, कुल 64 करोड़ का। वो 64 करोड़ की बोफोर्स दलाली किसने खाई, इस बात पर 168 करोड़ खर्च किए गए। ये सरकारी आंकड़े में अपनी ओर से नहीं बोल रहा, सरकारी आंकड़े आरटीआई ने दिए कि 168 करोड़ रुपया खर्च हो गया इस बात पर कि पता लगाओ 64 करोड़ दलाली किसने खाई। और उसके बाद पता ये चला कि अभी कुछ पता नहीं चला। काला धन वो धन है जिसका टैक्स बचाया जाता है, अक्सर ये धन 7 समंदर पार छिपाया जाता है। काले धन की अर्थव्यवस्था पूरा देश रुलाती है, खाली झोपड़पट्टी के बच्चों को खाली पेट सुलाती है। ये निर्धन के हिस्से की इमदादों को खा जाती है, मनरेगा के अंत्योदय के वादों को खा जाती है। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा। एक पंक्ति पढ़ता हूँ, समझ जाओ तो बता देना, सब जगह नहीं समझे जाती। और मुझे कोई शिकायत
लेकिन समझ जाओगे तो मैं सलूट करूंगा आपको कि मेरी इस बात को समझा गया जिसको मेरी ईगो चाहती है कि इस बात को समझा जाए। एक पंक्ति सुनना, चोरी चोरी चुपके चुपके, 2 नंबर का मंच का भी ध्यान चाहता हूं, मंच समझ जाए तो मंच ताली बजा दे, हो सकता है वो भी ना समझे। तो मामला ये है ना कि हास्यरस के लोग थोड़ा ज्यादा अच्छे होते हैं, वो कई बार बहुत अच्छी बातों को समझना नहीं चाहते। बॉलीवुड की आधी दुनिया काले धन पर जिंदा है, चुपके चुपके चोरी चोरी 2 नंबर का धंधा है। जब वाइट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी। वाह वाह, धन्यवाद, आपको सलूट करता हूँ साहब। अब मेरा एहसास सुनना आप, जो मैं गाना चाहता हूँ। जब वाइट पैसे से बनती थी तो फिल्में काली थी, नैतिकता की संपोषक थी, शुभ संदेशों वाली थी। काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है, काले धन की फिल्मी दुनिया इंद्रधनुष रंगों में है, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों में है, पर दुनिया में जगह हमारी नंगों पर दुनिया में जगह हमारी नंगों भिखमंगों में है। नौकरशाही के पंजे जहरीले हैं, राजमहल के पंजे नौकरशाही के पंजे जहरीले हैं। शासकीय सुविधा बढ़ गई दलालों में, क्या यही मिलना था 65 सालों में, क्या यही मिलना था 65 सालों में। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को। बहुत साधारण पंक्ति लिखी है मैंने, कितनी साधारण है आप समझना। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, रात के 12 बजे आजादी आई। 47 में हम आजाद हुए थे आधी रजनी को, सुबह नहीं आई अंधियारा घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम बादम घोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम बादम घोर दिखाई। हम काले धन वालों का धंधा हम नहीं पा सकते हैं। वो कहते हैं बैंक सीक्रेट सिलो है, हम बता नहीं सकते किसका कितना है। वैसे 53,000 लोगों का है ये पता लगाया। अभी कुछ अखबारों ने, दुनिया के 108 पत्रकारों ने मिलकर पता लगाया कि दुनिया में किस देश के किस ब्लैक मार्केटर का कितना ब्लैक मनी वहां है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा अभी आपको। हम काले धन वालों का धंधा हम नहीं पा सकते हैं, इनकी भूख पुरातन है ये लाल किला खा सकते हैं। इस लाइन पर ताली नहीं बजती थी तो मैंने इस लाइन को बदल दिया और आपसे बजवाता हूं, अभी ताली देखना, एक एक बजाएगा। हम काले धन वालों का धंधा हम नहीं पा सकते हैं, ये इतने भूखे हैं कोल खदाने भी खा सकते हैं, ये इतने भूखे हैं कोल खदाने भी खा सकते हैं। इनके काले तारों से तो नीलम बदल सकता है, इनकी प्यास बुझाने में तो सागर भी मर सकता है। अपनी माँ भारत माता से नाता तोड़ चुके हैं ये, मीर जाफरों जयचंदों को पीछे छोड़ चुके हैं ये, मीर जाफरों जयचंदों को पीछे छोड़ चुके हैं ये। काले धन का साम्राज्य कानून तोड़ते देखा है, प्रशासनिक व्यवस्था के नाखून तोड़ते देखा है। काले धन का साम्राज्य कानून तोड़ते देखा है, प्रशासनिक व्यवस्था के नाखून तोड़ते देखा है। सचिवालय इनकी सेवा में खड़ा दिखाई देता है, हसन अली भी संविधान से बड़ा दिखाई देता है। इनके पाप विदेशी खातों की सूची में बैठे हैं, इनके पाप विदेशी खातों की सूची में बैठे हैं। ये भारत में मार्कोस के गद्दाफी के बेटे हैं, ये भारत में मार्कोस के गद्दाफी के। दुनिया भर के आगे हाथ पसारोगे, दुनिया भर के आगे हाथ पसारोगे, लेकिन काले धन की जंग का दुनिया भर से भीख मांगेंगे, दुनिया भर से कर्जा। मनमोहन सिंह ने कहा एक दिन तो हमारी हालत ये हो गई थी कि हमें कोई देश कर्जा देने को तैयार नहीं था। क्या इज्जत की बात है। बुद्धिमान प्रधानमंत्री हैं देश के, अंग्रेजी के विद्वान, पंजाबी के विद्वान, हिंदी के विद्वान और तीनों भाषाओं में चुप रहते हैं। अच्छा, देश कहता है वो कोई फैसला नहीं करते, मैं कहता हूं केवल वही फैसला करते हैं। उन्होंने फैसला कर रखा है कि मैं कोई फैसला नहीं करूंगा, तीसरा टर्म मिल जाए तो करूंगा। तीसरे टर्म के बहन जी थोड़ी देर बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए, बस 5 मिनट मेरा बहनों से निवेदन है, 5 मिनट बैठ जाए। मैं जानता हूं कि सब कविता नहीं समझते यहाँ, नहीं मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। मैं ये भी जानता हूं कि जो बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत मन से आप सुन रहे हैं। अब मैं बहुत मुश्किल कविता पढ़ने का दुस्साहस कर रहा हूं, इसके बाद मैं आपको ऐसी कविता सुनाऊंगा कि आप तो क्या, आप मेरे पढ़ने से पहले समझ जाओगे कि मैं क्या सुना रहा हूं। ऐसी कविता अभी सुनाऊंगा आपको, इसको सुन लीजिए बस। हम काले धन वालों का धंधा हम नहीं पा सकते हैं, दुनिया भर के आगे हाथ पसारेंगे, लेकिन काले धन की जंग नकारेंगे। झोला लेकर और घूमना बंद करो,
चूमना बंद करो, अमेरिका के चरण चूमना बंद करो। दिल्ली को कर्जा मिलता है भारत के काले धन से, दिल्ली को कर्जा मिलता है भारत के काले धन से। पश्चिम की दादागिरी का दौर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम जैसी पट्टी बांधे बैठे हैं, ये नीरों की तरह दुखों से दूर दिखाई देते हैं, रावण जैसे अहंकारों में चोर दिखाई देते हैं। अब 4 लाइन पढ़ता हूं। अगर आपको लगे इतना सच बोलने का हौसला इस देश में कोई कर सकता है तो मेरे हौसले को समर्थन कर देना। बस आपकी तालियां, आपका आशीर्वाद मुझे ये ताकत देगा कि मैं इतना सच बोलने का साहस करता रहूं। उस साहस को मैं रानी शक्ति मंदिर से जुटा के जाना चाहता हूं, झुंझुनू की इस वीर धरती से जुटा के जाना चाहता हूं। 4 पंक्ति पढ़ता हूं, समर्थन करो तो उसी हौसले से करना जिस हौसले से मैंने लिखे हैं। ये नीरों की तरह दुखों से दूर दिखाई देते हैं, रावण जैसे अहंकार में चोर दिखाई देते हैं। इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, इसीलिए अब चौराहों पर सब पर्दे खोलूंगा मैं, चाहे सूली पर टंगवा दो मन का शक बोलूंगा मैं। हो ना हो ये काले धन के खातेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारे हैं, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार, या तो कोष तुम्हारा है या रिश्तेदार तुम्हारा। लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों अपना दुनिया भर में है, लाख करोड़ों काला धन इस घर में है, इसका आधा भी जिस दिन पा जाएंगे हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे, हम दुनिया की महाशक्ति बन जाएंगे, हम दुनिया की। अंतिम छंद पढ़ रहा हूं और मैं आपको कानून का प्रोफेसर रहा हूं, बैंक सीक्रेसी लॉ बता के जा रहा हूं। जिन बैंक सीक्रेसी लॉ को हिंदुस्तान की जनता से झूठ बोला जा रहा है कि उनमें ऐसी क्लॉज है कि हम बता नहीं सकते किसका है, कितना है, कहां है, कैसे है। 6 साल पहले स्विट्जरलैंड ने अपने बैंक सीक्रेसी लॉ में एक अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट यह किया कि अगर कोई मुल्क अपने देश की पार्लियामेंट में अपने देश के नागरिकों के पैसे को राष्ट्र की संपत्ति घोषित कर देगा तो हम उस देश को उस पैसे को लौटा देंगे, फिर हम उस देश को पैसे को नहीं चुकाएंगे। और 7 देश दुनिया के अपना पैसा वापस ले चुके हैं। सबसे पहले फिलीपींस ने वापस लिया, आयरलैंड ने वापस लिया, अमेरिका तक ने वापस लिया। इस कानून को देश की जनता से बताने से चोरी की जाती है, झूठ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास करना पड़ेगा। पार्लियामेंट में 2/3 से प्रस्ताव पास तब होगा जब सब करें, कम से कम 2/3 तो करें। ये तब करें जब इनका हो नहीं। इसलिए देश की जनता से झूठ बोल रहे हैं कि बैंक सीक्रेसी लॉ इसलिए नहीं बता सकते, इस लॉ को नहीं बताते कि ये भी लॉ है कि 2/3 बहुमत अगर तय कर दे कि हमारा जितने लोगों का पैसा काला धन है वो राष्ट्र की संपत्ति है तो राष्ट्र को वापस मिल जाएगा। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरा साथ दो तो देना। इस युद्ध को शुरू करता हूं आज यहां से। नव वर्ष आने वाला है और इस नव वर्ष पर मेरा ये नया युद्ध शुरू होता है। काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो। किसी ने कहा मिले हुए तो हैं, मिले हुए नहीं होते तो अब तक प्रस्ताव नहीं आता। मैंने कहा नहीं, मेरी तरह से मिलो, मैं जैसे मिलाना चाहता हूं। काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो, काले धन पर सत्ता और विपक्षी दोनों गले मिलो। भूखी मानवता की खातिर एक मुकम्मल निर्णय लो। संसद में बस इतना कर दो, छोड़ो सभी बहानों को। राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को, राष्ट्र संपदा घोषित कर दो सारे गुप्त खजानों को। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। काला धन घर में भी है, उसकी रफ्तार मंद कर दो। 1500 के नोटों का फौरन चलन बंद कर दो। नकद रुपए में क्रय विक्रय की परंपरा को बंद करो। बिना चेक के लेन देन की परंपरा को बंद करो। किसके लॉकर में क्या क्या है डिक्लेरेशन करवा लो। कितने सोने के मालिक है एफिडेविट भरवा लो। फिर बैंकों के एक एक लॉकर को खुलवा कर देखो, किसने कितना सच बोला है सब कुछ खुलवा कर देखो। किसने कितना सच बोला है सब कुछ। केवल 24 घंटे में काला धन बाहर आएगा, केवल 24 घंटे में काला धन बाहर आएगा। केवल ये कानून वतन से भ्रष्टाचार मिटाएगा। जिस दिन भारत की संसद ऐसा कानून बनाएगी, लोकपाल की कोई जरूरत शेष नहीं रह जाएगी। लोकपाल की कोई जरूरत शेष। और 2 पंक्तियां पढ़ता हूं आपसे, आखिरी बार कहता हूं कि जोरदार तालियां चाहिए। आपको लगे कल का हिंदुस्तान ऐसा हो जाए, कल ये होने लगे जो मैं चाहता हूं, तो जोरदार तालियां बजाना। जहां व्यवस्था कानूनों का चलन सीखने लगती है, जहां व्यवस्था संविधान का चलन सीखने लगती है, लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने लगती है। लाल बत्तियों को सपने में जेल दिखने लगती है। 2 नंबर के दोषी उस दिन देशभक्त बन जाएंगे। 2 नंबर के दोषी उस दिन
वाले सूली पर टंग जाएंगे, जिस दिन 100 काले धन वाले सूली पर टंग जाएंगे। मेरी भाषा तीखी है तो होने दो, चाकू छुरा सरीखी है तो होने दो, अंग्रेजों पर चिल्लाना मजबूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था, भगत सिंह का बम विस्फोट जरूरी था। दिल्ली दावा ठोक रही है अब भी रोज तरक्की का, दिल्ली का दावा झूठा मुंह जोर दिखाई देता है, काले धन का मौसम आदमखोर